हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। फिर से रिवाइज करते हैं हल्का सा कि हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो r दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखिए और टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उस F को लिखिए, और इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स F अपान इसी का मैग्नीट्यूड Q नॉट होता है, और F इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी Q नॉट अपान Q नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा KQ बाई आर स्क्वायर। तो किसी Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये आने वाली है। यह चार्ज इस पर फोर्स चारों तरफ लगाता है, हम लोग जानते हैं। जहां तक यह लगाता है इस पर फोर्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यह सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हमको केवल यह याद करना है कि Q चार्ज की वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसी की तरफ होता है। मतलब यहाँ माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता, और कितना आता E की वैल्यू अगर पहले से आपने डायरेक्शन दे दिया तो KQ बाई कितना आता R स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे Q1 चार्ज होता, Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यहाँ से मान लीजिए R1 डिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे हम लोग, किधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पर अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं तो कितना आएगा KQ1 बाई R1 का स्क्वायर। मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से आपको फार्मूला लिखने आना चाहिए। तो अब हम लोग और मल्टीपल चार्जेस की वजह से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना याद रखें डायरेक्शन के साथ, चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार बोलते हैं। और दूसरी स्थिति अगर पॉजिटिव है तो इससे अवे होगा, और निगेटिव है तो उसी की तरफ होगा। तो निवेद कर लेते हैं हम लोग। यह तो रहा बेसिक बात, एकदम आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए सब। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है। क्वेश्चन देते हैं, पहला क्वेश्चन। आपके पास दो चार्ज है, कौन कौन। मान लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज है, Q की वैल्यू ले लेते हैं 2 कूलाम चार्ज की वजह से इससे 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सिंपल, सबसे छोटा सवाल लेते हैं। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कूलाम चार्ज एट 2 मीटर डिस्टेंस। ध्यान से देखें इस बात को। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वह बेसिक से लेकर के मतलब एकदम शुरुआत से जो पढ़ना चाहेगा, शुरुआत से पूरी टॉपिक हम लोग सीखते जाएंगे। शुरुआत से पढ़ेगा बच्चा, वह बोर्ड का तैयारी करेगा, नीट अच्छे लेवल का रैंक ला सकता है, जेईई मेंस अच्छा करेगा। एडवांस के लिए वीडियो बना हुआ है, मतलब जो भी वीडियो बनाएंगे हम एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं खाली एडवांस का ही बने, वह जीरो से लेकर के हीरो बनाएगा आपको। तो ये स्थिति, उसमें से जिसको जो चाहिए वह जरूर पढ़े। और आज के कंपटीशन के दौर पे आपको एडवांस स्टैंडर्ड का सारा चीज़ आना चाहिए। अगर आप नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छा रैंक लाने के लिए अब 720 में 650 नंबर के ऊपर ही पाना पड़ेगा। मतलब जो पिछले साल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्क्स का और काउंसलिंग का, आगे आने वाले समय में यही बता रहा है ना। तो इसलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें, चाहे नीट के हों, चाहे बोर्ड के हों, चाहे जेईई मेंस, और एडवांस के लिए एकदम ध्यान रखें कि एडवांस के लिए पूरा कवर कराया जाएगा इसके लिए। तो देखें, शुरुआत से सारी बातें करेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलना है, मान लेते हैं P पॉइंट है, तो इससे क्या होगा, अवे होगा, और अवे होगा तो E की वैल्यू कितनी आएगी, KQ बाई R स्क्वायर होता है फार्मूला। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू कितना है 2 कूलाम, और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। तो इस स्थिति में यह 2 और यह 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलाम, यूनिट भी लिख सकते हैं आप,
यूनिट के साथ रहिएगा और डायरेक्शन के साथ रहिएगा। एकदम बेसिक बात। अगर मान लीजिए आपसे दूसरा सवाल पूछते, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 2 कि अगर आपके पास क्या है यहाँ से Q और माइनस Q चार्ज है, सिंपल, यहाँ से यह डिस्टेंस R है और यह वाला डिस्टेंस क्या है, R है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है O पर, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ऐसे लिख देने से आप समझ जाइएगा कि हम पूछे क्या है, लेकिन क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, बिना क्वेश्चन के काम नहीं होने वाला। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, है ना। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये लगाएगा और ये लगाएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, Q1 वाला पार्ट है, सपोज करिए यह Q1 वाला है और यह क्या है, Q2 है, ऐसे समझ लेते हैं। Q2 बराबर माइनस Q, Q1 बराबर Q। तो O पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये लगाएगा 1 वाला। तो 1 वाले की वजह से O पर जाइए। तो 1 की वजह से अगर आप लिख रहे हैं तो किसी और को नहीं देखना है, केवल और केवल किसको देखना है, 1 को देखना है। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अवे होगा। इसी का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर अगर है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। तो जो हम लोगों ने फोर्स में पढ़ा था वही चीज यहाँ भी पढ़ेंगे। दूसरी स्थिति अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और अगर ये नहीं था तब E1 था, लेकिन जब ये आया तब भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी E1 ही रहेगा। हाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E2, लेकिन ये क्या होगा, माइनस इसकी वजह से किधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, तो वो E2 हुआ। तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर E एट पॉइंट O तो क्या आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1 जो ज़्यादा हो। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें E1 की बात करें, चूंकि E2 ज़्यादा है क्योंकि पास में है, फिर भी डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। इसी का नाम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि इसके प्रेजेंट से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे है, अगर यहाँ पे 10 चार्ज, 20 चार्ज, 1 लाख चार्ज आए या ना आए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही रहने वाली। हाँ, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन सभी की वजह से वेक्टर सम करेंगे। इसी का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। ऐसी बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स में किया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल के माध्यम से पूरी बातें समझते हैं। E1 लिखना हो अगर, तो E1 का मतलब किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे, तो और दुनिया में कोई हो या ना हो उससे आपको मतलब नहीं है, केवल इसको देखो और इसको देखो, बाकी किसी को ना देखो। तो इसकी वजह से अगर हम लोग देखें तो क्या आंसर आएगा, KQ1 बाई इसको देखो, इसको देखो, कितनी दूरी है इनके बीच में, 2R। तो 2R का क्या हो गया, स्क्वायर। अच्छा, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, तो क्या आ गया, KQ बाई क्या हो गया, ये 4R का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, E2 पूछे आपसे, E2 तो क्या आएगा, E2 इसकी वजह से है तो K। अब देखिए ये माइनस Q है तो साइन अभी नहीं लेना है क्योंकि आपने पहले से ही डायरेक्शन ले लिया है। पहले से वेक्टर को दो तरीके से लिखते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन अलग अलग लिखते हैं, और एक में दोनों में साथ साथ लिखते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग लिख करके सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसका वेक्टर फॉर्म भी लेकर आएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ से देखें तो E2 बराबर कितना है अपने पास, K है ना। E2 बराबर कितना हो गया, इसकी वजह से K। अब मैग्नीट्यूड खाली रखना है Q और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर। इसका मतलब E2 ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है, मतलब इसका आंसर माइनस में आने वाला है। करके देख लेते हैं। E1 की वैल्यू कितनी आई अपनी, KQ बाई 4R का स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू कितनी आई, KQ बाई R का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें KQ कॉमन कर लें, KQ बाई R स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो आंसर कितना आने वाला है, R स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ 1/4 माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा, 1 - 4
बाई कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या हो गया -3/4, तो ये क्या हुआ -3k³ बाई कितना हो गया 4r²। माइनस आने का मतलब चूंकि आपने E1 में से E2 घटाया था, इसका मतलब आपने क्या सोचा था कि E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, मतलब आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने वाली थी, लेकिन माइनस आई, तो माइनस आने का मतलब किधर की तरफ आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो ये स्थिति है। कहें तो वेक्टर फॉर्म में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना होगा, E0 वेक्टर अगर लिखेंगे तो -3k³/4r²i², ये स्थिति सिंपल। क्योंकि हम लोगों ने फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा हुआ है, एक बार आप उधर से पढ़ते हुए जब आएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग वेक्टर फॉर्म लेते हैं। इसमें भी 1-2 सवाल कराएंगे, लेकिन वेक्टर का मतलब आप जानते रहें, उससे आसानी बन जाती है। अच्छा, ये तो रही 2 चार्ज की बात। ये किसकी बात है? 2 चार्ज। मान लीजिए अपने पास मल्टीपल चार्जेज है, कई चार्जेस हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, एकदम रिपीट टेलीकास्ट होगा। अगर जिसने इलेक्ट्रिक फोर्स देखा होगा, या तो यह देख करके अगर जिसने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना शुरू किया तो उसको रिवीजन मिल जाएगा, भले टॉपिक अलग हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यह कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट क्या है, O है, ठीक है, और यहां पे 1 कूलम का चार्ज 1,0 दूरी पे, डिस्टेंस ऐसे लिख लेते हैं, 1 कूलम का चार्ज 1,0 मीटर पे। फिर क्या है, फिर 2 कूलम का चार्ज √2,0 मीटर पे, अभी सेट कर रहे हैं। और 3 कूलम का चार्ज √3,0 दूरी पे। आगे फिर ऐसे 4 कूलम का चार्ज √4,0 मीटर की दूरी पे। ऐसे चार्ज कितने टाइम, 100 टाइम रखे हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है O पर, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किस पॉइंट पर, O पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बोलेंगे तो आप क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, ये स्थिति है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, मन करे तो इसको भी रूट में ले लो अच्छा दिखने के लिए। इसका मतलब समझ में आ रहा ना। और ये कहाँ पे है, ये 0,0 पे है। मतलब क्या है, ये वाला एक्सिस y है और इधर वाला एक्सिस क्या है, x है, ये स्थिति। तो ओरिजिन पे जो चार्ज है उस पर फोर्स बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो ओरिजिन पे जो चार्ज है उस पर फोर्स अगर हम लोग पता करें तो देखिए ध्यान से स्थिति क्या बनने वाली है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं इधर की तरफ, इसकी वजह से भी इधर की तरफ। तो E1 1 की वजह से इधर की तरफ, 2 की वजह से भी इधर की तरफ, सबकी वजह से तो इधर की तरफ जा रही है। तो O पॉइंट पे लिखते हैं, E एट पॉइंट O अगर लिखें तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, 1 की वजह से O पॉइंट पे अवे, 2 की वजह से O पॉइंट पे अवे, 3 की वजह से O पॉइंट पे अवे। ये स्थिति चलती जाएगी, कहां तक जाएगी, 100 टाइम। E1 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? E1 की वैल्यू कोई पूछे तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, सोचो, रखते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केवल इसको देखो और इसको देखो, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका चार्ज, और जिस पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट को देखो। तो कितना आएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये √1 का स्क्वायर, प्लस E2 इसके वजह से, तो K इसके वजह से किस पे, इस पे, और डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड कर दें, K इंटू कितना होगा 2 इनके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा, ये √2 देने का मतलब ये दूरी कितना होना चाहिए, √2 होना चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना आ गया, √2 का स्क्वायर, प्लस K ये कितना हो गया अपना, इंटू 3 कितना हो गया इनके बीच के डिस्टेंस, किसके, 3 की वजह से, किस पे, O को निकालना है, तो √3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। कहां तक जाएगा ये, 100 टर्म जाएगा। तो कितना आएगा, K इंटू 100 क्या हो जाएगा, √100 का स्क्वायर, KQ/r²। अब अगर यहां से हम लोग पूछें आपसे
चलो के, अच्छा ये कितना आया देख लेते हैं, k/1 आया और ये कितना आया √2 का स्क्वायर और 2 तो कट गया, तो यहाँ भी तो k/1 आया। 3/√3 तो ये भी तो कट गया, तो यहाँ भी कितना आया k/1। ऐसे ये कट गया तो कितना आया, कितनी बार 100 बार, 100 टाइम्स। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O तो k कितनी बार 100 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा यार 100k। 100k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ तो कितना आ जाएगा ये 9 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम। एकदम आसान है सर, समझ में आया। मतलब आराम से 2 चार्ज नहीं 1000 चार्ज आए, 1 लाख चार्ज आए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, इसको कॉपी करिएगा। इसे में केवल थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन में। ऐसे कई क्वेश्चन आपको सीरीज वाले मिलेंगे, तो उस सीरीज वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और 1000 मिले चाहे लाख मिले, एकदम आराम से आप सॉल्व करते जाइए। केवल 2 से मतलब है, जिस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और दूसरा स्थिति क्या है, किस पे निकाल रहे हैं, बस, और किसी को देखना नहीं। सवाल में थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे 2 कूलम हुआ, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगला इसमें जो है ये 6 करते हैं, और ये 6, तो यहाँ भी कितना चाहिए 6 का स्क्वायर, सबको 1 करते हैं आसान करने के लिए, 1, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 1 2 6, यह अब आ गया है 24। आगे फिर ऐसे 1 कूलम है, लेकिन कितने पर रखा हुआ है वह 120,0। समझाते हैं अभी आपको कि ये स्थिति क्या है। देखो अब O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, कहानी सब सेम है। तो फिर से करोगे, E एट पॉइंट O करोगे तो क्या लिखना होगा हमको, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट, इन सब के लिए, मतलब ये 1 2 3 ऐसे है कहानी। 1 की वजह से अगर देखें तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q1 की वैल्यू कितनी है भाई 1 अपान इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। E2 इसके वजह से, तो K × Q कितना जाएगा 1 अपान इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, समझ लीजिए क्या आने वाला है, प्लस E3 तो कितना आएगा K × 1 अपान इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये हम लोगों का √6 का स्क्वायर, प्लस K × 1 अपान कितना आ जाएगा √24 का स्क्वायर, प्लस आगे ऐसे ही चलते गए K × 1/√120 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये 100 टाइम अब यहाँ से हटा दो, बस इतना ही करो, 100 टाइम हटा देते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ E0 कॉमन अगर हो रहा है, E0 अगर कॉमन हो जा रहा है तो स्थिति क्या बनने वाली है। E0 अगर कॉमन कर लें, सॉरी E0 बराबर अगर हमको क्या कॉमन हो रहा है, इसमें K कॉमन हो रहा है, तो K कॉमन कर लें तो क्या बचने वाला है बताओ, क्या ये 1/1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1/6 बचेगा, यहाँ 1/24 प्लस 1/120, ये तो चलता जाएगा, है ना। अच्छा, अगर ये आ गया तो देखो फिर E0 बराबर हम लिख रहे हैं, E0 बराबर K 1/1, ये सीरीज किसका है, अब इसको ऐड करना है, तो मैथमेटिक्स वाले जानेंगे। अच्छा, नहीं तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में सेम टॉपिक ऐसा पढ़ाया हुआ है और प्रॉपर तरीके से बताया है, सबका सीरीज लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, चूंकि हमारी प्रैक्टिस इसलिए हम समझ भी गए कि जहाँ पे ऐसा आता है तो यह रियल में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है, यह रियल में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है, 1 अपान फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है, 1 अपान फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है, ये ऐसे जैसे जा रहा है। अभी किसकी सीरीज बनी, यह जो सीरीज बनी है वह किसका बना है, देखो e के पावर x का अगर हम लोग एक्सपेंशन करें, e के पावर x का अगर एक्सपेंशन करें तो ये आएगा 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे ऐसे ज़्यादा रहेगा, लिख लेते हैं x³ बाई फैक्टोरियल 3 अगर ये आ रहा है। अच्छा, x बराबर अगर 1 कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3, 1 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे जाता रहेगा। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है पहले भी बताया है, अभी भी देखो,
जिसने नहीं देखा है वो ध्यान से देखे। फैक्टोरियल 10 अगर पता करना है तो कुछ नहीं करना है, केवल घटते क्रम में लिखते जाइए। 10 × 9 × 8 ऐसे डॉट 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 1 तक। फैक्टोरियल 4 लिखना है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 3 × 2 कितना आया, 24। समझ में आया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लिखना होगा तो क्या होगा, 3 × 2 × 1 कितना आया, 6 आया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू लिखना होगा तो कितना आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखो 5 चौका 20 थे, 7 दूनी 120, तो ये 120। हमको एक बात समझ में आ गई कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। मतलब रिलेशन कैसा जा रहा है, 1 फिर दूसरे वाले में 1 × 2 होता है, फिर 2 × 3 होता है, फिर 3 × 4 होता है, फिर 4 × 5 होता है, तो ऐसा चलता जाता है। तो जहाँ पे ये वाली गणित आती है तो हमको समझ में आ जाता है कि ये फैक्टोरियल की गणित है। फिर भी जो पहली बार देखें तो वो है इस सीरीज को जाने, क्योंकि इनका बड़ा काम होने वाला है भाई। इनके बिना आप फिजिक्स नहीं सीखेंगे, चाहे बायो के हो चाहे मैथ के हो। मैथ वाले तो जानेंगे ही जानेंगे, बायो वाले जरूर याद करें इसको। तो अब इस स्थिति में क्या आ गया, देखो अगर यहां से अगर हम लोग देखें e-1 करें, e-1 करें तो वैल्यू यही मिल रहा है हमें, 1/1, 1/2, 1/3। अगर e-1 कर दे तो वही मिलेगा। तो e0 की वैल्यू क्या लिखना चाहिए हमको, k e-1। यह आंसर आ गया। समझ में आया। तो ये स्थिति बनेगी। इस हिसाब से इन सभी की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। आगे देखते हैं, अगर आपसे और सवाल पूछा गया, थोड़ा सा सीरीज में चेंजिंग करते हैं, है ना, कॉपी करिए इसको, फिर देखते जाइए। आगे आपसे केवल 2, 4, 3 चार्ज के लिए पूछा जाएगा, आप मल्टीपल के लिए एकदम से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। हर समय पे यह गणित यूज होगा, वेक्टर वाला गणित। फोर्स में हमने यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर रहे हैं। जहां भी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी आएगी हर जगह यूज होगा, इसलिए 1-2 जगह सही से पढ़ें। अब जहां भी वेक्टर क्वांटिटीज आ रही है वहां पे आप रखते जाइए, आंसर आता जाएगा। फिर सवाल बढ़ाते हैं, देखो फिर यहाँ पे सीरीज बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे एक 1 कूलाम का चार्ज 1,0 पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे -2 कूलाम का चार्ज 2,0 पे रखा हुआ है। यहाँ पे +3 कूलाम का चार्ज 3,0 पे रखा हुआ है। -4 कूलाम का चार्ज 4,0 पे रखा हुआ है। ये स्थिति जा रही है। फिर इनके वजह से बताना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ये स्थिति रखा गया, 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस ऐसे करके रखते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग को बताना है तो फिर से क्या करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इसकी वजह से लिखेंगे, इसकी वजह से लिखेंगे, इसकी वजह से लिखेंगे। लेकिन डायरेक्शन का ध्यान हमेशा करेंगे। ध्यान जिसको देना है आपको, वह किसको देना है, डायरेक्शन को, और किसी को नहीं। जैसे 1 की वजह से अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लिखा ना भाई, 1, तो 2 की वजह से क्या होगा, 1 की वजह से इस पॉइंट पे इससे दूर जाएगा, दूर, और 2 की वजह से क्या होगा, माइनस है तो उसी की तरफ आएगा, तो ये किधर हो जाएगा, E2 हो जाएगा। फिर 3 प्लस है तो इस पॉइंट को देखो और इसको देखो और किसी को ना देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आओ। तो 3 और O से अगर हम लोग देखें तो 3 का मुलाकात O पे कराओ, 3 का मुलाकात O से जरूरी है, तो किधर 3 करेगा मुलाकात, दूर भेजेगा। फिर इस 4 का मुलाकात O से कराओ, तो यह 4 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम लोग देखें वेक्टर में, चूंकि एक ही लाइन में है, तो इधर वाले को प्लस करें तो इधर वाले को माइनस करें। इसका मतलब E एट पॉइंट O क्या लिखेंगे हम लोग, E1 लिखेंगे तो -E2 करेंगे 2 की वजह से, प्लस E3 करेंगे तो -E4 करेंगे, डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग पूछें कि चलो भैया वैल्यू लिखो, तो वैल्यू लिखने में आपको कोई दिक्कत होगी क्या, एकदम नहीं होगी, है ना। E1 की वैल्यू इसकी वजह से क्या लिखें हम लोग, बताइए, K × 1 अपान इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। E2 K इंटू, अब केवल डायरेक्शन पहले ले लिया है तो केवल मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, K × 2 अपान इनके बीच का दूरी, ये 2,0 होने का मतलब यह दूरी कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस E3, इसकी वजह से लिखें तो K × 3 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस K × 4 अपान कितना दूरी, 4 का स्क्वायर। ऐसे तो चलता जाएगा, जाओ ऐसे लेकर के।
अब यहाँ से अगर ई नॉट की वैल्यू हम लोग देखें तो ई नॉट इज इक्वल टू, देखो यहाँ से यार 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो ऊपर बचा के कॉमन कर लो तो 1/1, इधर कितना मिला 1/2, इधर कितना मिला 1/3, इधर कितना मिला 1/4, प्लस खट 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 जाता रहेगा, ऐसा है ना। अब फिर से इसको ऐड करना है, तो जो एपी जीपी बचपन में सही से पढ़े होंगे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ना तो ये एपी में है ना तो जीपी में है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फिर से सीरीज है, तो कुछ सीरीज आपको बार बार मिलेगा, तो सीरीज आपको रटा होना चाहिए, है ना। log 1 + x का सीरीज क्या होता है, x - x² ओनली, प्लस x³ 3 - x⁴/4, ये कहानी जा रहा है। सबका सीरीज आपको याद होना चाहिए। sin x का सीरीज अगर पता है तो ये x - x³ 3 प्लस x⁴/4, 4 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे क्या जाएगा 5, है ना, यहाँ पे x⁵ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये स्थिति चलता जाएगा। कॉस में अगर देखें तो यहाँ पे 1 - x², तो सेम इवन पावर रहेंगे हमेशा, मतलब ये सब लॉजिक हमको एकदम तैयार होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे जो जरूरत है उसको देखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग देखें x = 1 रखें, क्योंकि ऊपर देखो 1 दिख रहा है ना, इसलिए हम लोग जनरली यहाँ पे 1 + 1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा ln2, यहाँ बेस e रहता है, तो यहाँ पे 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4, कहानी चलता जाएगा ऐसे, है ना। अच्छा, ये वैल्यू किसकी दिख रही है, देखो यार ये वैल्यू तो इसकी दिख रही है, तो यहाँ से ई नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, k ln2, है ना। चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, k ln को क्या करना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो log 2 बेस 10 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010, है ना। वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर कहीं सीरीज मिल रहा है तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं, इजीली हम लोग सॉल्व करते जाएंगे उसको, है ना। आगे सवाल देखते हैं। मतलब ये तो एक ही लाइन में सारे के सारे किस्में थे, एक लाइन में, भले 2 3 4 इनफाइनाइट चार्जेस हो गए। अब देखते हैं अगर अलग लाइन में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्लेन में निकालना हो, एक ही लाइन में नहीं निकालना हो, तब क्या होगा। इसमें फिर से हम गणित क्या बता रहे हैं, केवल वेक्टर बताएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फार्मूला वही है, फोर्स में k/q1 q2/r² होता था, इसमें k/q/r² है, बस इसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। सवाल वैसे का वैसे चलता जाएगा। जैसे हमने पूछा कि अगर आपके पास ये सवाल, अच्छा एक सिंपल सवाल इसमें और देते हैं यार, एक वर्ड आएगा डाइपोल आगे, और काफ़ी फेमस रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट इसके बहुत मिलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। H2O, CO, H2O, मतलब जितने भी आपके पास प्लस और माइनस इस वैरायटी के चार्ज, सिंपल ये देखो, छोड़ो उसको, प्लस और माइनस वैरायटी के चार्ज मिलेंगे। पहले हम लोगों ने शुरुआत में इसको सॉल्व किया था, लेकिन अब मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता कर दिए, और यह वाला दूरी जो है काफ़ी बड़ा है इससे, और अगर इनको एक ही माने, और इनके बीच की जो दूरी है ना बहुत छोटी है, तो हमको इस वर्ड को डाइपोल कहते हैं। तो इस डाइपोल की वजह से इस पे फील्ड बताना है O की वजह से, मतलब ये सिस्टम है और हमको इसको सिस्टम को एक मान लेना है। तो इस डाइपोल की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ना तो दूरी हम इससे लेंगे ना तो दूरी इससे लेंगे, ऐसा डिस्टेंस लेंगे कि किसी को कष्ट ना हो, इन दोनों में से किसी को कष्ट ना हो। तो उसके लिए ये वाला डिस्टेंस कहाँ से ले लेते हैं हम लोग, यहाँ मिडिल से ले लेते हैं। ये स्थिति आ गया। देखो इसको हम फिर पढ़ाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक है अपने लिए एकदम आसान होता है तो एकदम 2 चार्ज है ना। तो यहाँ डाइपोल कर रहे हैं, सिंपल। हमने क्या पूछा आपसे, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू डाइपोल। देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें यहाँ से डाइपोल मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों ये सिस्टम हो और बहुत छोटे दूरी पे रखे हो, जैसे आपका H2O, H+ OH-, ये बहुत पास में है अपने, बहुत पास में।
अच्छा यहां से अगर हम लोग देखें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब यहां से ले रहे हैं हम लोग, है ना, यह डिस्टेंस यहां से ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी कोई बड़ी बात है, इसको एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी भाई, इधर की तरफ, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, माइनस क्यू। देखो डायरेक्शन पहले ही आपने नोट कर लिया है, तो केवल अब मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या लिखना चाहिए, तो पास वाला है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसलिए इसमें से घटाते हैं। ई माइनस क्यू में से ई क्यू घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं भाई, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और एक ही लाइन में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में ई एट पॉइंट ओ पता करना है, तो ई माइनस क्यू की वजह से लिखने में कोई दिक्कत है, के क्यू अपान यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, याद रहेगा ना। क्यू की वजह से लिख रहे हो तो केवल इनको देखो और इनको देखो, बाकी किसी को ना देखो। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये एल है तो ये एल है, तो ये कितना होगा आर माइनस एल, तो यहाँ से क्या हो गया आर माइनस एल का स्क्वायर, इनके बीच का दूरी एल घटा दिया यहाँ से, माइनस ई क्यू, तो कितना आएगा के, इसकी वजह से क्यू अपान कितना डिस्टेंस हो जाएगा यार, यहाँ से आर और ये एल, तो कितना हो जाएगा ये आर प्लस एल का स्क्वायर। तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना हो तो के क्यू। अच्छा बताओ ये दो ही पॉइंट तो है, कौन सी बड़ी बात है यार, एकदम आसान, दो चार्ज, कौन सी बड़ी बात है। और ये स्टैंडर्ड मिलेगा, बार बार आपको फेमस क्वेश्चन मिलेगा, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आती। तो के क्यू कॉमन कर लो तो ये कितना हो गया 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये स्थिति बना। तो ओ पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो देखो इसको यहाँ और इसको यहाँ लेकर जाए हम लोग, के क्यू, तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी और उसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और छोटा करना हो तो कर दीजिए छोटा, है ना, और छोटा करना हो तो कर लीजिए। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू, यहाँ से देखो तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और ये फिर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4r इंटू एल अपान ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। ये स्थिति है, आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इफ एल इज लेस देन आर, मतलब ये आर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दोनों साथ साथ में दिखते हैं, और इसीलिए इनके बीच का हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, आर डिस्टेंस इनके बीच में ले रहे हैं। तो इस स्थिति में आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा होता है एल स्क्वायर से, तो के क्यू 4rl, चूंकि आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा है तो उसमें एल स्क्वायर घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे r के पावर 4। और यही आंसर हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया 4k क्यू, एक आर कट गया, l बाई क्या हो जाएगा आर क्यूब। अभी इसको हम लोग और आगे मॉडिफाई करेंगे, सवाल को कुछ और टर्म दिया जाएगा, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है अपने लिए कौन सी बड़ी बात है, आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। अब 2 पॉइंट चार्ज के लिए जब आप 1000 1 लाख सबके लिए निकाल लिए हैं, तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। तो इसलिए कोई भी टॉपिक आगे आएगा तो वह आपको आसान बनाएगा। तो हम सब लोग एकदम फिजिक्स को या इसके चैप्टर को एकदम आसान बनाने वाले हैं, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए सही से। चलो सेम सवाल, Q यहाँ पे और माइनस Q यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस 2l, चूंकि ये बहुत छोटा है तो हम लोग हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, इन दोनों के बीच में। तो मान लेते हैं यहाँ पे O पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। समझ में आया, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। हाँ डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस यहाँ से क्या दिया हुआ है मिडिल से, यह डिस्टेंस क्या है r है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, O पे, तो सिंपल है यार, O पे निकालना है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये वाला along द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज फील्ड होगा और अवे होगा, समझ में आया। E क्यू की वैल्यू इधर होगी। ऐसे सेम टू सेम कंडीशन, ये माइनस है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, along द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज होगा, लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या होगा, E क्यू होगा माइनस क्यू की वजह से। ये वाला डिस्टेंस कितना है, R लिए हम लोग, ठीक है, यहाँ से। तो इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा। तो इसकी वजह से जब दोनों की वजह से होगा तो निकालेंगे हम लोग, है ना। तो ध्यान से देखो, यह वाला एंगल कितना होगा, अगर यह थीटा होगा तो सिंपल सेम डिस्टेंस है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे लाइन ड्रा करें तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा बना रहा है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, देख लो, थीटा होगा। मतलब इस पॉइंट O पे देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट O पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर की तरफ है E सेम मैग्नीट्यूड का, और एक इधर की तरफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। हाँ, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल जो है, अगर यह थीटा है तो यह वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आया। तो E की वैल्यू लिख सकते हो क्या, E की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q की वजह से अगर लिखें तो E क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस Q की वजह से K Q अपान कितना दूरी होगा यार, ये अगर R और ये L, तो ये कितना होना चाहिए बताओ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सिंपल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। ऐसे सेम टू सेम कंडीशन, E क्यू की वजह से माइनस Q की वजह से मैग्नीट्यूड अगर लिखो तो डिस्टेंस तो सेम है, तो K मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहे हो, Q अपान स्क्वायर करोगे रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, तो ये आएगा। अब इस पॉइंट पे चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका दो डायरेक्शन, एक ये वाला कंपोनेंट E cos थीटा होगा जो थीटा की तरफ मुड़ता है, और जो थीटा से दूर जाता है वो क्या होता है, साइन होता है। सेम कंडीशन इधर E cos थीटा, और जो थीटा से दूर जाएगा क्या नाम देंगे उसका, E sin थीटा। ये स्थिति आई हम लोग की। तो यहाँ से अगर देखें तो इस पॉइंट पे दो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं लेकिन अपोजिट लग रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए E नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, E नेट की वैल्यू 2E cos थीटा, 2E cos थीटा हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है ना। अब 2E cos थीटा हो गया तो 2E की वैल्यू कितनी है, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कितनी है, KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो इस ट्राइंगल में क्या आएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल को देखें, ये वाला ट्राइंगल, तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो कितना आएगा ये L बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये स्थिति आई। तो चूंकि अब यहीं पे जाओ तो आंसर छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया। हाँ, जहाँ पे ऐसे सवाल दिए रहे पहले से ही कि R जो है ना वो R बहुत ज़्यादा है L से, इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये सब का नाम हम लोग आगे लेकर के एक मतलब टॉपिक से ही आएंगे, डाइपोल स्पेशल लेकर के, समझ में आया। लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं कोई भी सवाल अगर आपको दिया जाए तो कैसे करना चाहिए, हमको कुछ भी 2 4 दिया गया है, 3 4 10 4 1000 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये वाली गणित अपने आप आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो अगर R बहुत ज़्यादा है L से तो R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे R स्क्वायर बचेगा तो R, तो यहाँ पे R क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 2KQ बाई क्या हो जाएगा R क्यूब इंटू क्या हो गया L। मतलब इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस पोजीशन की दोगुनी है। हालांकि क्या बात है, अभी केवल हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, है ना, आगे और बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में और भी बातें इस पे हम लोग करने वाले हैं। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आगे कोई भी टॉपिक आए, अगर पीछे का टॉपिक सही है या फिर प्रेजेंट आपका सही है तो फ्यूचर 100% करेक्ट होने वाला है। लेकिन प्रेजेंट में अगर वर्क नहीं किए, कहें कि हम बाद में करेंगे, जब नीट निकालने की बारी आएगी, IIT निकालने की बारी आएगी, जब पेपर आएगा तभी पढ़ाई होगा, तो ठीक वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा अभी यहाँ पे आप फील कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले पढ़ाई कर लिए होंगे अच्छी तरीके से,
तो वहाँ भी अच्छा होने वाला है। इसलिए जो भी अच्छा करना चाहता है भविष्य में, वह आज ही अच्छा करना शुरू कर जाए। मान लीजिए आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ट्राइंगल क्वेश्चन में मिलेगा क्या कि सिंपल भाई साहब एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस पे यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, इक्विलेटरल ट्राइंगल है एल और एल। तो यहाँ पे वर्टिसेस पे, इस वर्टिसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये बी ये सी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी बताना, तो बता सकते हो, सब पे पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, है ना। तो देखो अब अगर ए पे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसकी वजह से ए पे मिलेगा, केवल इसकी वजह से, है ना। तो कितना आएगा वो, के क्यू बाई एल स्क्वायर। क्या डायरेक्शन देने के लिए माइनस आई कैप कर ले तो और अच्छा होगा, समझ में आ जाएगा ना, इधर की तरफ जाएगा। और अगर हम लोग क्या पूछे बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे अगर पूछे तो इसकी वजह से मिलेगा, तो क्या आएगा हुआ के क्यू बाई एल स्क्वायर, लेकिन इससे क्या होगा, दूर होगा, तो ये प्लस आई कैप होगा इस डायरेक्शन में। सी पर बात करते हैं। इसके पहले सवाल में यहाँ प्लस और माइनस लिए थे, वो हो चुका है, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आया। यहाँ पे लेते हैं जब दोनों प्लस प्लस हो तो अब इस स्थिति में अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या आने वाला है, देखो अगर आपके पास इसके वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लेकिन दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से। और बी की वजह से अगर देखें तो बी की वजह से क्या होगा, इससे भी दूर जाएगा, लेकिन वो भी क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। चूंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, यह 60 डिग्री होगा और यह वाला भी 60 होगा। तो अगर यह 60 हुआ तो यह वाला कितना होगा, 60 होगा, है ना। तो अगर यह 60 हुआ तो अब इन दोनों की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। अच्छा बताइए, ए की वजह से सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ए की वजह से सी पर, बी की वजह से सी पर, है ना। तो ए की वजह से सी पर अगर बताना हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, उल्टा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहानी समझ रहे, ड्यू टू ए ऐसे लिखें अगर, है ना, वेक्टर फॉर्मेट में आगे आएंगे तो समझेंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स वाला टॉपिक आप जरूर पढ़े रहिएगा, सी बी। तो क्या आएगा यहाँ से, के क्यू, कितना दूरी होगा यार, इक्विलेटरल है तो एल स्क्वायर। सेम कंडीशन तो ये भी आएगा सी बी की वजह से, है ना, दोनों वैल्यू बराबर है। तो सी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर, एक इधर के डायरेक्शन में ई और एक इधर के डायरेक्शन में ई, कितना एंगल, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट तो इन्हीं के बीच में आने वाला है कि नहीं, मतलब जस्ट इस डायरेक्शन में जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है, जे कैप के डायरेक्शन में। तो कितना आएगा यार, ई नेट की वैल्यू क्या होता है, दो वेक्टर अगर आपस में 60 डिग्री पे हैं तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू क्या हो जाएगा, ये cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कितना हो जाएगा ये 3e स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, √3 इंटू ई। हम लोग जानते भी हैं अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे लगते हैं तो रिजल्टेंट √3 टाइम हो जाता है। और ई की वैल्यू रखना हो तो रख दीजिए √3 के क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये स्थिति बनेगी, है ना। तो ये डायरेक्शन, और ज़्यादा अच्छा लिखना हो तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, जे कैप, एग्जैक्ट ऐसे ही जाने वाला। इस पे जेईई एडवांस ने ऐसा कुछ सवाल भी पूछा है, चलो हम वही पूछ लेते हैं आपसे। वो फोर्स टॉपिक से पूछा था, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से पता कर लेते हैं। थोड़ा सा आंसर दीजिएगा अपने आप से, समझिएगा पहले, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम आसान है। जो हम लोगों ने डायरेक्शन निकाला है उससे क्लियर हो जाएगा अभी। उन्होंने कहा कि Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। सवाल हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ से 0, A पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और ये क्या है, -A, 0, और ये क्या है, -2A, 0 पे।
और ये ऐसे a,0 और ये क्या है 2a,0 और ये क्या है ओरिजिन। ठीक है, तो उन्होंने सवाल पूछा मैचिंग टाइप का कि अगर सभी पॉजिटिव हों, इफ Q1 Q2 Q3 Q4 सब पॉजिटिव हैं और वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड सबका दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड सबका क्या है Q है, अगर सभी पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सोच के बोलो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर सब पॉजिटिव है तो इन दोनों की वजह से भी इधर की तरफ होता है, और ऐसे ही ये दोनों भी आपस में, ये 2a और ये 2a, तो दो चार्ज ये हो गए, इनकी वजह से भी इधर की तरफ होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। समझ में आया? अगर सब पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर निकालें तो EP की वैल्यू किधर की तरफ आने वाली है, J कैप के डायरेक्शन में, डायरेक्शन अगर निकाले तो। क्लियर है? अच्छा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अगर हम लोग आपसे पूछें कि Q1 और Q2 ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और Q3 Q4 ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बताओ, अगर ये दोनों निगेटिव हैं, नेगेटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा Q2 की वजह से, और Q1 की वजह से इधर आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा, पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। और अगर Q3 की वजह से देखें, अगर इसकी वजह से 2 की वजह से E2 आ रहा है और इसकी वजह से E1 आ रहा है, समझ में आया। तो 3 की वजह से डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो 3 की वजह से भी कितना आएगा, E2 ही आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? अच्छा ऐसे जाएगा, ओहो हो, ये तो प्लस है तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट एंड चार्ज होगा। Q4 की वजह से क्या होगा, ये और इधर जाने वाला है, ऐसे अगर है तो ऐसे जाने वाला है, लेकिन E4 की वैल्यू तो E1 के बराबर आएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी, 100% आएगी। चाहे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं आप, निकालिएगा भी मैग्नीट्यूड। तो अब इस कंडीशन में रिजल्टेंट डायरेक्शन तो इधर आएगा, देखो E2 का ये वाला कैंसिल हो जाएगा, E1 का ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में 2 वाले में EP कैप जो आएगा वह किधर आएगा, -I कैप की डायरेक्शन में आएगा। मैग्नीट्यूड आप सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने पिछले दोनों सवाल में किया था, वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे इसको। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अगला इसी में पूछा उन्होंने कि अगर क्या होता, ये दोनों नहीं, इस बार क्या करते हैं, इनको पॉजिटिव और इनको निगेटिव कर लेते हैं। Q1 बराबर Q4 इनको क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, और Q2 और Q3 बराबर कर लिया और इनको क्या कर लिया, निगेटिव। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है, तो डायरेक्शन हम बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड आप करिए, मतलब सब आप ही करना है। अभी यहाँ से चेक करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जे एडवांस का सवाल है ना। अगर कॉन्सेप्ट सही से है तो कोई बड़ी बात नहीं, सवाल आपको लगाने में दिक्कत नहीं आने वाला। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप है तो सभी सवाल आपको कठिन लगेंगे, नहीं तो सवाल कोई भी कठिन नहीं होता। चलो Q2 Q1 Q4 क्या है अपना, पॉजिटिव देखते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से अवे जाएगा, और इसकी वजह से भी क्या जाएगा, अवे जाएगा, लेकिन सेम डिस्टेंस 2a पे भी 2a पे भी, इसलिए क्या हुआ, अगर इसको E1 लिखे तो इसको भी क्या लिख दें हम लोग, E1 लिख सकते हैं ना। और Q2 और Q3 नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और इसकी वजह से इधर की तरफ आएगा। एक बात समझ में आ गई हम लोग को, देखो ध्यान से। अगर हम लोग इसको देखें, E1 को देखें, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ। तो E1 का हॉरिजॉन्टल वाला कट जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, वर्टिकल वाला जुड़ जाएगा। तो रिजल्टेंट 2E1 उधर कुछ आने वाला, आएगा नहीं आएगा, आएगा, पक्का आएगा। देखो θ1 कर लेते हैं ना, इसको θ1 कर लिए, और ये क्या हो गया अपना θ2, तो इधर भी क्या जाने वाला है, ये क्या जाएगा, θ2। ठीक है, तो अगर ये θ1 है तो ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बनाने वाला है, θ1, और ये वाला भी एंगल कितना बनाने वाला है, θ1। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा E1 cos θ1, और ये क्या हो जाएगा अपना E1 sin θ1, और सेम कंडीशन इधर क्या होगा, ये E1 cos θ1, और ये क्या हो जाएगा E1 sin θ1। ये स्थिति बन गई। किसके लिए लिखा, 1 और 4 के लिए। चलो मैग्नीट्यूड और सब वैल्यू भी निकाल देते हैं, है ना।
अब यहाँ से अगर हमसे पूछा गया कि चलो बताओ ठीक है, तो E1 ये हॉरिजॉन्टल वाला तो कट जाएगा ना यार, ये और ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2E1 sin θ1 ऊपर की तरफ आ गया, P पॉइंट पे 2E1 sin θ1 ऊपर की तरफ आ गया ना। फिर उसके बाद अब Q2 और Q3 की वजह से देखते हैं। तो Q2 की वजह से अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अगर आप इधर लिख रहे हैं तो सेम कंडीशन E3 भी इधर की तरफ आएगा, कोई डाउट नहीं है ना। अगर ये θ2 आपने लिखा, θ2 लिखा इधर से, तो ये क्या होगा 90 माइनस θ2, और अगर ये 90 जा रहा था तो ये कितना हो जाएगा θ2। तो सेम कंडीशन इधर भी क्या होगा, ये θ2 आएगा, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ E3 cos θ2 और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा E3 sin θ2, ये आने वाला है। सेम कंडीशन इधर अगर हम लोग लेकर आए, ऐसे देखें तो ये क्या आ जाएगा आपका E2 cos θ2 और ये क्या आ जाएगा E2 sin θ2। ध्यान से देखो E3 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, 3 और 2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस और सेम चार्जेस हैं। तो फिर से इससे ये कट जाएगा, बोलो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 2E1 sin θ1 उधर की तरफ, 2E2 sin θ2 इधर की तरफ, 2E2 sin θ2 इधर की तरफ। मजबूत कौन होगा सोच के देखो, इससे ये डिस्टेंस ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, इससे, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 वाले का, मतलब ये वाला टर्म जो है इनसे ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ई नेट जो इस कंडीशन में आने वाला है, इस कंडीशन में ई नेट की वैल्यू क्या आने वाला है 2E2 sin θ2 माइनस 2E1 sin θ1, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ से चाहो तो E2 की वैल्यू लिख लो। E2 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये डिस्टेंस तो A है ना, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है A, 0 कामा A, तो ये कितना होगा √A² प्लस A², तो कितना आएगा √2A, ये ना आएगा, ये √2A आएगा। तो इस स्थिति में 2 कॉमन कर लिया है, तो ये कितना होगा E2 की वैल्यू कितनी आएगी K, Q2 की वैल्यू Q बाई √2A का स्क्वायर, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू sin θ2। sin θ2 का मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो sin θ2 अगर यहाँ लिखना हो तो sin θ2 की वैल्यू कितनी आई, परपेंडिकुलर कितना है A और हाइपोटेनस कितना है √2A, तो ये कितना आ गया अपना 1/√2, मतलब ये θ2 जो है ना 45 पे जाएगा, लेकिन वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे 1/√2 माइनस E1। देखो E1 देखें अगर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, या तो इसके बराबर देखें तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, जो E1 है वही क्या है E4 है, तो समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस सेम है, तो है कि नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 2A आया, कितना आया 2A, तो इस स्थिति में 2A और ये A, तो ये कितना आएगा बताओ √4A² प्लस A², तो √5A², मतलब √5A आएगा, सही कर रहे हैं ना। तो कितना आएगा ये KQ बाई √5A, तो कितना हो जाएगा ये अपना 5 इंटू A का स्क्वायर, है ना। sin θ1 की वैल्यू निकालना हो तो परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर कितना है sin θ1 निकल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर A और बेस कितना है 2A, मतलब ये 30 डिग्री बनने वाला है, तो 1/2 है ना। तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1/10 के टर्म में आ रहा है और ये 1/2√2 के टर्म में आ रहा है, तो ये वाला ज़्यादा होगा, तो हम लोग सही किए हैं। इसका मतलब देखो अगर 2 से गुणा कर दे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा अपना K इंटू Q कॉमन कर लिया अगर, तो 2 कट गया है, तो यहाँ क्या बचा है बाई A² कर ले कॉमन, तो 1/√2 इधर बचा है, और इधर 2 कटा है तो क्या है 1/5, इसी पे छोड़ दो, है ना। ये स्थिति बनने वाला, आंसर आ गया। अब अगला सवाल इसी में क्या करिएगा आप, इन दोनों को हमने माइनस किया था, इसको प्लस किया था, तो अब इन दोनों को प्लस करिए, इसको माइनस करिए, है ना। और दूसरा स्थिति, या फिर इन दोनों को माइनस करिए, इसको प्लस करिए, और अगली बार क्या करिएगा आप, इसको प्लस करिएगा और इसको माइनस करिएगा, इसको प्लस और इसको माइनस, सॉल्व करिएगा कंडीशन, आंसर क्या आ रहा है, समझ में आया।
तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, लेकिन उन्होंने केवल डायरेक्शन पूछा था, मैग्नीट्यूड तो हम निकाल रहे हैं, है ना। तो सवाल बहुत आसान था, बहुत आसान। लेकिन आपके लिए क्या है, मैग्नीट्यूड भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से निकालते रहिए, बस प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस अच्छा है, आप आज ही सेलेक्ट होंगे, लेकिन आज का सवाल आपको आज ही आना चाहिए, तब सेलेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ये आ गया, ऐसे बनते जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ओ पे। फाइंड आउट ले लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया, चलो डी ही लेते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट, मतलब ई डी बताना है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, साइड ले लीजिए। साइड क्या है इसका, एल है, स्क्वायर है ये, है ना। चार्जेस स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, सवाल बोला जाएगा चार्जेस स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, इस पे चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे बताना है आंसर। तो बता सकते हो, कोई बड़ी बात है क्या, एकदम नहीं भाई। देखो तो इधर क्यों, ये क्यू और ये क्यू सेम मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। देखो तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आपने लिखा E1 या EC लिख दे, और इसकी वजह से क्या लिख दे, EB लिख दे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर की डायरेक्शन में जाएगा ना, एकदम बीच में, तो क्या होगा, वो EA होगा। देखो तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये एंगल है ना, बीच में जाएगा तो 45, तो ये भी 45 होगा। अच्छा EC की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, EC की वैल्यू C की वजह से तो कितना आएगा, KQ/L², और EB की वजह से पूछे तो कितना आएगा, KQ/L², और EA की वजह से पूछे तो बताओ कितना आएगा। अच्छा ये LAL, तो ये कितना होगा, √2L होगा, है ना। तो कितना आएगा, KQ/2L का स्क्वायर हो जाएगा, √2L का होल स्क्वायर करेंगे। अगर इसको आपने E लिखा, इसको आपने E लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे आप, E/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमसे पूछा गया कि चलो बताओ ये E और ये E, अब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्ट मत ऐड कर देना, तो ये E और ये E अगर से वेक्टर 90 डिग्री पे लगते हैं तो आंसर कितना आता है हम लोगों का, इनके बीच में जाएगा, और कितना आता है वो √2 ही। नहीं तो करना हो तो कर लीजिए आप, है ना, √E² + E² करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलाकर के √2 ही कितने डिग्री पे जाएगा, 45 पे ही जाएगा। और एक EA वेक्टर भी उधर की तरफ है 45 की डायरेक्शन में, तो ED पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो यह वाला भी 45 पे, यह वाला भी 45 पे, मतलब डायरेक्शन सेम हो गया, तो वेक्टर को आराम से ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, EA + √2E। अच्छा EA की वैल्यू कितनी है, E/2, और √2E, E कॉमन कर लीजिए, इधर 1/2 + √2 आया, और E की वैल्यू क्या रखा है आपने, KQ/L का स्क्वायर। कहानी खत्म। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो एकदम इजीली आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, है ना। अच्छा इसी सवाल में अगर हम लोग क्या कर दें, कुछ घुमाएं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सब कुछ वही है, यहाँ पे माइनस करते हैं। देखो सवाल कॉपी करने के बाद तभी करना, तो जब माइनस करोगे तो ये वाला डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, सोचो। अलग बना देते हैं यार, Q -Q, और ये क्या है अपना Q। तो इस कंडीशन में अब देखो, इसकी वजह से E इधर की तरफ, इसकी वजह से E इधर की तरफ, इसकी वजह से कितना आएगा आंसर, अभी आपने पढ़ा E/2,
तो ये कितना आने वाला है, √2e आने वाला है। तो √2e ज़्यादा है कि e/2, √2e ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो e नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2e माइनस e/2 वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना सबको। किसी ने कहा कि नहीं सर यहाँ पे तो माइनस होता, तो माइनस भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सवाल खाली फटाफट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे वेक्टर ऐड होते हैं। अगर ये पता है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, Q कर दिया, यहाँ पे भी -Q और यहाँ पे भी -Q, और यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी यार, इधर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। और इसकी वजह से किधर जाएगी, ओहो हो इधर आएगी। और इसकी वजह से किधर आएगी, इधर आएगी। कितने एंगल पे, e/2 पे आएगी नहीं आएगी, बोलो आएगी ना। तो E और E इनका रिजल्टेंट किधर जाने वाला है बताओ, यहाँ से 45 डिग्री पे √2e होगा। अच्छा ये भी 45 पे था पहले से ही, और ये 45 पे। तो अब दो वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है उनका। रिजल्टेंट निकालेंगे तो √2e ज़्यादा है e/2 से, तो बीच में ऐसे नहीं आने वाला, √2e के पास जाने वाला। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। कहो तो कर दें। यहाँ से देखें अगर, तो दो वेक्टर E नेट की जो वैल्यू आएगी इस सवाल में, इस सवाल के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो वो आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री पे है तो √2e का होल स्क्वायर, तो 2e का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, e²/4 हो जाएगा, है ना। तो ये स्थिति कितना आ जाएगा हम लोग का, 4 दूनी 8, 9 e²/4 मतलब कितना आ जाएगा, 3/2e। 3/2e की वैल्यू कितनी है, kq/l²। डायरेक्शन निकालना है तो किससे निकालेंगे आप बताइए, इससे निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो इससे आइए, डायरेक्शन निकालना है तो हमको पता है दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना होता है, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B अगर है तो इनको पैरेललोग्राम बनाओ, रिजल्टेंट ये जाता है और इससे अगर ये थीटा एंगल पे जा रहा है और इनके बीच का एंगल अगर अल्फा है तो tan थीटा इससे निकालोगे। तो अब इस स्थिति में क्या आएगा, tan थीटा बराबर ये वाला वेक्टर B sin अल्फा होता है अपान A + B cos अल्फा होता है। इसको एकदम ध्यान से बैठाए रहना होगा, कई जगह यूज होगा, वेब में भी यूज होगा इत्तेफाक से। तो tan थीटा = क्या हो गया, B sin अल्फा। इससे अगर लिखा है तो अल्फा कितना है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो B/, क्या हो जाएगा, A। देखो जब एंगल 90 हो जाएगा, अल्फा 90 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये परपेंडिकुलर और ये बेस दिखेगा। तो tan थीटा बराबर B/A कर लोगे आराम से, है ना। यहाँ पे देखो अगर इससे मान लो रिजल्टेंट किधर जा रहा है, इस वाले वेक्टर से, इस वाले वेक्टर से ये एंगल थीटा बना रहा है ना। तो इससे अगर दिखाओगे तो जो जिससे बनाता है वो बेस होता है और वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना। तो अब इस कंडीशन में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, B/A, मतलब B क्या हो गया इससे, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो e/2 और बेस कितना हो गया अपना, √2e। तो e से e कट जाएगा, थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। हमारा कहने का मतलब ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं, और भी मन करे तो आप 2 कर लो, 3 कर लो, अपने आप से आंसर बनते जाएगा, सवाल बढ़ते जाएगा। समझ में आया, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा और सवाल लेते हैं, इसी में कर लेते हैं दूसरा सवाल। किसी ने पूछा ना आपसे, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे -Q, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q और यहाँ पे +Q। ये पॉइंट O है और सबका साइड L है,
स्क्वायर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पता करना हो तो कोई बड़ी बात है अपने लिए? एकदम नहीं, एकदम आसान है। क्यों आसान है बताओ, क्यों आसान है आसान, आसान है पक्का, आर यू श्योर? तो देखो इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालो, तो इसको और इसको देख लो, छोड़ो छोड़ो, इसको और इसको देख लो। और ज़्यादा मज़ेदार की बात है ना, यहाँ माइनस है ना, ये हम माइनस करते, रुक जाओ नहीं तो लंबा पड़ जाएगा यार, और ये प्लस है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो देखो ये प्लस और ये प्लस, तो जितने से ये ढकेलेगा, जितने से ये ढकेलेगा, ई अगर ढकेला तो उतने से ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, तो कैंसिल हो जाएगा। ये अगर अट्रैक्ट कर रहा है ई से, तो ये वाला भी ई से अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी कैंसिल। लो ये तो माया फैला था, बचा कौन, ये है ना, ये बचा। अब इसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 लग रही है, कितनी लग रही है, E1 प्लस है, तो ये माइनस की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा और ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगी और इससे इसके पास आएगी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, क्योंकि ये L तो ये भी √2L, ऐसे ये भी क्या है, √2L है ना। तो E1 E नेट की वैल्यू क्या हुई इस पे, ई नेट की वैल्यू कितनी आई, इस डायरेक्शन में आई, 2E1। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपान √2 का 2L का होल स्क्वायर, तो 2L का होल स्क्वायर, तो कितना आंसर, के क्यू L स्क्वायर ही आया इत्तेफाक से। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये 45 डिग्री पे है, तो ई नेट का डायरेक्शन जो आएगा ये वेक्टर में, तो एक्स में कितना जाएगा अपना इसका, के क्यू बाई L स्क्वायर आई कैप, और वाई में क्या जाएगा, नीचे की तरफ। अच्छा खाली इतना ही रहेगा, इधर की तरफ cos 45 आई कैप, और इधर की तरफ इसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू स्क्वायर की क्यू बाई L स्क्वायर साइन 45 जे कैप, ये स्थिति आया। तो इन सबको सॉल्व करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे देखते हैं। अच्छा किसी ने पूछा आपसे, किसी ने क्या पूछा कि बताइए ये सेम क्वेश्चन है, बस इनका साइड इधर कितना है वो L है, लेकिन यहाँ से बीच से L/2 से सब पे Q चार्ज है ना, Q और यहाँ पे भी Q रखा हुआ है, Q से मतलब नहीं है। कितनी दूरी पे, L दूरी पे, ये स्थिति, मतलब ये दूरी कितनी है, 2L है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते, चलो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, ये माइनस कर दिया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये इस बार 2L है और ये कितना है, L है। दोनों सवाल सेम है, आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करिएगा, है ना, बताएंगे। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जो शुरुआत से पढ़ेगा उसको पक्का आएगा, 100% आएगा। अच्छा मान लो कि ऐसा सवाल दिया हुआ है,
एक घड़ी है ना, घड़ी खड़ी है मान लो, तो हमको पता है कि एक समय आता है जब सबका 12 बज जाता है, तो यहाँ पे 12 कूलाम चार्ज है, और यहाँ पे कितना हो जाता है 3 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे कितना है 6 कूलाम चार्ज है, और यहाँ पे 9 कूलाम चार्ज है। ऐसे ही बीच में यहाँ पे भी यह 10 कूलाम चार्ज है, और यहाँ पे कितना है 11 कूलाम चार्ज है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी कितना बचता है भाई 1 कूलाम चार्ज, और यहाँ पे कितना हुआ 2 कूलाम चार्ज। तो यहाँ पे भी देखें अगर हम लोग, तो 3 के बाद कितना आता है 4 कूलाम, और यहाँ पे कितना है 5 कूलाम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 7 कूलाम चार्ज, और यहाँ पे कितना है 8 कूलाम चार्ज। मतलब घड़ी में जितने बचते हैं सब पे कूलाम चार्ज रखा हुआ है, और जो बीच में है ना पॉइंट ओ, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ है ना, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ओ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो कौन सी बड़ी बात है, इसकी वजह से प्लस है तो किधर आएगी यार, इधर आएगी। मान लो ई है, मान लो ई है, और इनके बीच का ये जो रेडियस है ना वो आर दिया हुआ है, तो ई की वैल्यू क्या लिखेंगे आप बताइए, ई की वैल्यू क्या लिखेंगे के क्यू बाई इसकी वजह से आर स्क्वायर, तो ये तो के बाई आर स्क्वायर आया। बोलो आया कि नहीं आया, आर की वैल्यू कैपिटल ले लो। अच्छा इसकी वजह से देखो 7 कूलाम की वजह से, तो इसकी वजह से कितना आएगा, ई 7 कूलाम की वजह से अगर देखें तो k इंटू 7 बाई आर स्क्वायर आएगा। मतलब ये 7 k बाई आर स्क्वायर आया, मतलब ये 7 ई के बराबर आया कि नहीं आया, आया 100%। मतलब 7 ई इधर की तरफ और ई इधर की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट देखो एक ही लाइन में है। क्यों, क्योंकि टोटल 12 पार्ट है, और 12 पार्ट है तो सेंटर से कितना एंगल घूमता है 360, तो 360 बटा 12 कितना एंगल हुआ 30। मतलब हर एक पार्ट जो है ना वो 30 एंगल पे है। तो इधर से भी ये 30 एंगल पे है कि नहीं, इधर से भी ये 30 एंगल पे है, तो 30 एंगल पे है तो सेम लाइन पे हुआ। इसका मतलब 7 ई और ई घटा देंगे अगर तो कितना आ जाएगा 6 ई आएगा। तो क्यों ना अभी लिख लें इसको, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया 6 ई। बारी इनकी आई देखो, इसकी वजह से इधर कितना आएगा 3 ई आएगा, है ना 3 बाई 3 के बाई आर स्क्वायर, इधर 9 के बाई आर स्क्वायर, तो 3 ई इधर 9 के इधर, मतलब कितना हो जाएगा ये अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 6 ई इधर की तरफ। फिर उसके बाद इनको अगर देखें तो 2 ई इधर की तरफ 8 ई इधर की तरफ, तो कितना हो जाएगा 6 ई इधर की तरफ। लेकिन एंगल कितना है देखो, यह 30 है तो ये वाला भी कितना है 30 है, और ये वाला भी कितना है 30 है ना, क्योंकि 90 होना चाहिए पूरा, और बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 कूलाम वाला 4 ई इधर से लगाएगा, और 10 ई ऐसे लगाएगा, है ना, इधर से 10 और इधर से 10, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा हम लोगों का 6 ई इधर की तरफ। और 5 और 11 इधर से 60 और ये इधर से 60, है ना, इधर से 10 तो ये इधर से 10, तो कितना हो जाएगा 5 ई इधर की तरफ 11 ई इधर की तरफ, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो गया 6 ई इधर से 30 डिग्री पे। सब कवर हो गए, नहीं एक बचा है 12 और ये, तो 12 वाला इधर की तरफ और ये वाला इधर की तरफ, मजबूत कौन पड़ेगा, मजबूत कौन पड़ेगा बताओ, मजबूत ये पड़ेगा। ये कितना हो गया 6। तो अपने पास कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए इस पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 6 ही आ गया। अब सबका वेक्टर सम करना है क्योंकि सब वेक्टर है ना, सबका वेक्टर सम करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, बताओ सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखते हैं। इसका क्या होगा बताओ, 6 ई हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है कितना, तो ये cos 30 होगा, और ये क्या होगा दूर sin 30 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना। इसके लिए अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल वाला कितना हो जाएगा 6 ई, कितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा भाई ये 60, तो उसके अलावा अगर करेंगे तो ये cos 60 बनेगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 6 ई sin 60। 6 ई तो ऐसे का ऐसे है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कई डायरेक्शन में हो गया तो उसको एक डायरेक्शन में लाएंगे, और एक डायरेक्शन में आएगा तो हम लोग उसका वेक्टर सम इजीली कर लेते हैं, इसलिए कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं।
अब 6e ये और ये 30 डिग्री है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ना, तो 6e cos 30 और ये वाला क्या होगा 6e sin 30। सेम टू सेम कंडीशन इसका अगर हम लोग देखें तो इसका किधर आएगा हॉरिजॉन्टल में, तो 6e कितना एंगल ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए, उसका ये लॉन्ग कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग अगर कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं तो ये वाला एंगल, तो 6e cos 60 और ये क्या हो जाएगा 6e sin 60। तो देखो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल वाले को एक साथ जोड़ सकते हैं और वर्टिकल वाले को एक साथ जोड़ सकते हैं सबको, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या स्थिति बनेगी, देखो 6e sin 60 और 6e sin 60 तो कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म, कट्टम कुट्टम, है ना। फिर उसके बाद अगर देखें ये 6e sin 30 ऊपर की तरफ 6e sin 30, तो ये लाल निशान हो गया इनका, है ना, इनको गायब कर दो, कहानी खत्म। बचा कौन, हॉरिजॉन्टल वाला, और एक वर्टिकल में बचा हुआ है देखो ये 6e। तो इसका अगर हम लोग नेट करें यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन बचा हुआ है देखो 6e cos 30, 6e cos 30 तो कितना हो गया, cos 30 की वैल्यू कितनी, तो 12 हो जाएगा ना, 2 मतलब 12e cos 30, समझ में आया, प्लस 6e cos 60, 6e cos 60 एक ही डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, तो 12e cos 60 हो गया, और प्लस 6e ये भी है, देखो कुछ छूटना नहीं चाहिए गलती से भी, तो ये 6e हो गया, 6e हो गया। और वर्टिकल में कोई है कि नहीं है ये और ये और ये और ये कट गया, लेकिन ये तो है ना, तो इस हिसाब से अगर कुछ छूट नहीं रहा तो सब सही होगा, तो ये क्या हो गया 6e। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम लोग, रिजल्टेंट इधर तक की डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो एक आपका क्या आ गया x में आ गया, ई एक्स आ गया, और एक क्या हो गया ई वाई हो गया। ई वाई की वैल्यू तो 6e है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है ना, तो 6e कितना हो गया ये 12e, प्लस cos 30 √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 6√3e, है ना, आएगा √3/2, तो ये 2 6 आएगा, तो ये स्थिति आएगा। अब रिजल्टेंट तो इधर जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है ना, ये x वाला ज़्यादा है कि नहीं, तो इस स्थिति में क्या आएगा ई नेट की वैल्यू क्या जाएगा √ वेक्टर है ना, तो e(x² + e(y²) अगर कितने पे है 90 पे है, और डायरेक्शन निकालना होगा तो tan थीटा बराबर y क्या हो जाएगा ex, अपनी वैल्यू आ जाएगी। मतलब एकदम रिलैक्स होके, कॉन्सेप्ट आपको मजबूत आ गया ना एकदम से, जब कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बस कौन कैसे रखना है, चाहे 10 15 20 1 लाख आए, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, सेम क्वेश्चन अगर ऐसे होता, केवल दिमाग फेरने वाली बात है, देखो एक सर्कल ये है, एक ही प्लेन में है लेकिन, है ना, और इनका रेडियस क्या है r, और इनका रेडियस क्या है कैपिटल R। यहाँ पे रखा हुआ है q चार्ज, और यहाँ पे रखा हुआ है -q, यहाँ पे रखा हुआ है -4q, और यहाँ पे रखा हुआ है -4q, यहाँ पे रखा हुआ है q चार्ज, और यहाँ पे रखा हुआ है -q चार्ज, और यहाँ पर रखा हुआ है 3q चार्ज, और यहाँ पर रखा हुआ है 3q चार्ज। तो इस O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो कौन सी बड़ी बात है, एकदम सिंपल है कि नहीं, आराम से कर सकते हैं इसको, क्यों नहीं कर सकते, देखो कर सकते हो ना, अरे कर सकते हो ना यार, तो करो, देखो एक बार ट्राई करो। अच्छा, तो ट्राई हो गया, आ भी गया होगा, अब हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ से अगर देखो ये स्थिति क्या बना,
ये तो माया फैलाने के लिए। देखो 3 का वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा वही इसकी वजह से होगा, तो ये कहानी खत्म हो गई है ना, कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम। ये -4 क्यू की वजह से इधर की तरफ, तो -4 क्यू की वजह से इस पॉइंट पे भी इधर की तरफ, तो इनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कट्टम कुट्टम। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, तो बचा किसकी वजह से, बचा है किसकी वजह से, देखो यह क्यू इधर की तरफ धकेलेगा, है कि नहीं, और यह वाला क्यू इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्यू क्यू, तो कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं E प्लस क्यू, और इधर की डायरेक्शन में क्या है, E माइनस क्यू की वजह से, और Q की वजह से, इस Q की वजह से इस पे देखें तो ये इधर ढकेलेगा, तो E क्या हो गया, प्लस Q, है ना, और ये भी अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, तो ये क्या हो गया, E माइनस क्यू। अच्छा, इनकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इधर इधर यह 2EQ हो गया, और इसको थोड़ा डैश ले लेते हैं क्योंकि ये अलग है ना, अलग मान लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 2E-Q ले लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत है क्या, 2EQ की वैल्यू क्या आएगी, Q की वजह से इस डायरेक्शन में, तो कितना आएगा, KQ/r², और इसकी वजह से कितना आएगा, 2KQ/R², है ना। तो आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ, और ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, √EX² प्लस EY का स्क्वायर, है ना। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर भी लेते हैं यहाँ से, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2KQ/R² का होल स्क्वायर प्लस 2KQ/R², इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो यह अगर बाहर करें तो स्क्वायर है, तो है ना, स्क्वायर है तो निकल जाएगा आराम से, तो क्या आएगा ये 2KQ, और नीचे क्या बचेगा, ये √ इधर 1/r⁴ प्लस 1/R⁴, ये आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑलवेज आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा। ये थीटा है तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, क्योंकि थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे अगर, तो 2KQ/R² बाई 2KQ/r², तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R²/R², तो थीटा की वैल्यू निकल गई। एकदम आसान सवाल है ना। अगर ऐसा करना हो तो बड़ा क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला, एकदम इजी होता है, आराम से केवल आप कैलकुलेट करते जाइए, आंसर आता जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, अच्छा ऐसा सवाल लीजिए, क्वेश्चन देखो यार, ये ट्राइंगल है, अगर सब पे Q चार्ज और रेगुलर पॉलीगन है, मतलब इसका साइड L तो इसका भी साइड L, तो हमको पता है कि ये वाला डिस्टेंस सेम होता है। अब इस कंडीशन में O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आंसर क्या आएगा बताओ। इसके वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या हुई, E हुई, इसके वजह से भी इस पॉइंट पे E होगी, और इसकी वजह से भी कितनी होगी, E होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। और चूंकि इसके भीतर देखें तो ये पूरा एंगल कितना है, 360, और ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका मतलब एक एंगल कितना होगा, 120। मतलब अगर इनको देखें तो ये E और ये E और ये E इधर की तरफ है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 120। हमको पता है अगर 3 सेम वेक्टर होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, और आपस में 120 डिग्री पे लगे हुए हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। फोर्स में भी बताया था, यहाँ भी देख लो। देखो इनको बीच से अगर डिवाइड करोगे, बीच में से डिवाइड करोगे, तो ये कितना एंगल आएगा, 60 आएगा, तो ये वाला भी कितना आएगा, 60 आएगा। तो इस कंडीशन में ये इससे देखो अगर,
इसके डायरेक्शन में अगर करें 60 के डायरेक्शन में तो इसका नाम क्या होगा e cos 60, तो इसका नाम क्या होगा e sin 60। ऐसे इधर देखें तो ये क्या होगा e cos 60, कौन ये e sin 60 क्योंकि दूर जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा e cos 60। तो ये और ये कट जाएगा और ये जुड़ेगा तो बचा कितना, ऊपर 2e cos 60, 2e cos 60 और नीचे इधर कितना है e cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इधर कितना बचा e, और e ऊपर e नीचे, तो e नेट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो कहीं भी अगर वेक्टर हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं और आपस में 120 डिग्री पे लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट ऑलवेज 0। तो हमको यहाँ पे क्या बताना था आपको कि अगर वर्टिसेस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखा हुआ है तो इसके सेंटर पे, सेंट्रोइड पे, जियोमेट्रिकल सेंटर पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया 0 आया। चलो और देख लेते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास स्क्वायर होता, क्या है स्क्वायर अगर होता और यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज और यहाँ पे क्या है क्यू चार्ज, इसका सेंटर पे, जियोमेट्रिकल सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो सोच के बताओ आंसर क्या आएगा, निकाल सकते हैं आंसर, क्यों नहीं निकाल सकते भाई। इसके वजह से अगर ई इधर की तरफ हुआ तो इसके वजह से भी इधर की तरफ, तो कहानी खत्म। इसके वजह से दूर अगर होगा इसके वजह से भी उसी लाइन में होगा तो दूर होगा, तो ई नेट की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। सेम टू सेम कंडीशन अगर आपके पास रेगुलर पेंटागन है ना, रेगुलर पेंटागन है अगर, तो इस कंडीशन में यहां भी आंसर 0 आने वाला है। इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0 आएगा। अगर आपको कहाँ कहा गया रेगुलर हेक्सागन है ना, रेगुलर हेक्सागन है तब भी आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इस पॉइंट पे सब पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी 0 आएगी। इसका कट्टम कुट्टम हो जाएगा। समझ में आया सवाल? तो ये आपको समझ में आ रहा था पहले ही, लेकिन हम क्या करने वाले हैं यहाँ से थोड़ा सा अलग करने, थोड़ा सा हल्का सा, कि अगर किसी एक पे चार्ज ना होता, किसी एक वर्टिसेस पे, यहाँ पे देख लें ऐसे यहाँ पे जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल के किसी एक वर्टिसेस पे चार्ज ना होता तब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती। तो देखो अगर इस कंडीशन में अगर देखें तो ये और ये तो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, लेकिन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अगर ये दूरी क्या है, अगर ये L है तो हमको पता है कि ये कितना आता है, सबको पता है क्योंकि ये √2L होता है, तो ये आधा होगा तो ये L/√2 होता है। बोलो आता ही नहीं आता। तो आंसर कितना आएगा, इस पॉइंट पे 3-4 जगह रखे हैं, मतलब 4 वर्टिसेज है, रेगुलर पॉलीगन है, 4 वर्टिसेज हैं और रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ L और बीच का एंगल सेम रहेगा, तो इस स्थिति में केवल 3 पर अगर चार्ज रखे हुए हो तो यह 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसके वजह से बचेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कितना मिलेगा KQ/, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो L/√2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 2KQ/L²। समझ में आया? अगर यही डिस्टेंस R ले लेते सेंटर से तो आंसर कितना आता सीधे KQ/R²। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे अगर देखें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला और इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस R है तो केवल इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगी। कितनी मिलेगी हम लोग को, E = KQ/R²। मतलब सेंटर से अगर वर्टिसेस का डिस्टेंस सेम है तो आंसर सेम आने वाला। हाँ, अगर इनका साइड L है और रेगुलर है तो भी ये L आता है, आता नहीं आता, क्योंकि ये कितना होता है, ये 60 डिग्री हो जाता है, ये भी 60, तो ये भी L आता है। तब भी कितना आएगा, साइड अगर सेम है तो KQ/L² आएगा, केवल इस केस में। लेकिन इसका साइड अगर L लिए हो तो आंसर दूसरा आएगा। हाँ, सेंटर से डिस्टेंस अगर R है तो सब पे आंसर क्या आएगा सेम, मतलब सबसे क्या है डिस्टेंस अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर से R है और हमने क्या रखा, इस पे 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 नहीं रखा। समझ में आया? तो आंसर क्या आने वाला है हम लोगों का आंसर क्या आएगा। और किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है,
इधर चार्ज नहीं है, इधर चार्ज नहीं है, इस हिसाब से इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी और सेंटर से अगर आर है तो KQ/R² आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये स्थिति बनेगी। आगे देखते हैं, अगर मान लो कि अच्छा एक गणित आपको इसमें समझ में आएगी कि अगर 3 वर्टिसेज हैं तो 2 पे रखें, यहाँ पे तो दिखा है नहीं, 3 वर्टिसेज है 2 पे रखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? देखो यह 120 होता है नहीं होता? अरे यहाँ पे होता है अगर, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? 120। तो ये वाला भी कितना होता है? 120। तो ये कितना होता है? 60 और ये कितना होता है? 60। इसकी वजह से अगर E तो इसकी वजह से भी क्या होगा? E। तो E sin 60 कट जाएगा तो 2E cos 60 किधर की तरफ जाएगा? जिधर चार्ज नहीं है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर कितना आएगा? E। और E की वैल्यू अगर ये दूरी R है तो KQ/ कितना हो जाएगा? R²। हाँ साइड अगर आप यहाँ पे L लेंगे तो आंसर अलग आएगा साइड से अगर बात करें, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस अगर R लिए हो तो हमेशा आंसर सबका क्या आएगा? सेम आएगा। अब अगर आपसे क्या कहा गया कि अच्छा मान लो कि सवाल में क्या बना, क्वेश्चन हमने कह दिया कि भाई ऐसे ही n साइड इफ n साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन and there are Q charge at each vertices on n-1. If n side of regular polygon and there are Q charges at each vertices are placed on total n-1 vertices of polygon, then find out electric field at geometrical center of polygon। ये स्थिति। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि कितने साइड है? n साइड, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जाता रहेगा। n साइड के रेगुलर पॉलीगन है और दिया हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम जियोमेट्रिकल सेंटर फ्रॉम ईच वर्टिसेस इज R। देन फाइंड आउट, हो गया, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर। सब पे चार्ज है कितने पे? n-1 के वर्टिसेज हैं। देखो अगर n साइड है तो n वर्टिसेज भी हो रहे हैं रेगुलर में, और सभी पे चार्ज रखा हुआ है। केवल क्या है, किस पे? सभी वर्टिसेज पे Q चार्ज रखा हुआ है, ईच पर Q चार्ज रखा हुआ है, लेकिन n-1 ऑन टोटल n-1 वर्टिसेज ऑफ पॉलीगन, मतलब इस पे नहीं रखा है मान लो। तो आंसर क्या आएगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 4 या 2 साइड का पॉलीगन है, 3 साइड का पॉलीगन है और 2 पे रखा है तो आंसर क्या आया था? सेंटर से अगर R दूरी है तो KQ/R² आया था। 4 वर्टिसेस का है और 3 पे रखा है तब भी आंसर वही आया था। 5 का है, 6 का है तब भी वही आंसर आया है।
तो ऐसे अभी भी आंसर क्या आएगा, वही आने वाला, क्योंकि ये और करिस्पॉन्डिंग कई कट जाने वाले, सब कट जाएंगे, ये कट जाएगा, बस ये वाला बच जाएगा, है ना। तो आंसर केवल किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। अगर ये डिस्टेंस आर है तो ई की वैल्यू कितनी आने वाली है इसकी वजह से, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, एक तो ऐसे आ गया, एक मान लो पिछला सवाल आपको हम नहीं बताते या फिर सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा गया होता, तो आप क्या करते हैं कि आपने अभी पढ़ा था कि अगर सभी पे n वर्टिसेस पे अगर चार्ज रख दें तो सबके वजह से जो सम आता है, फोर्स नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं, E1 प्लस E2 प्लस अगर ऐसे ऐसे कितने हो, n पॉलीगन हो और n वर्टिसेस हो, तो सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, सबके वजह से आंसर क्या आता है, 0 आता है। सभी पे अगर रख दे तो जियोमेट्रिकल सेंटर पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर हमको n-1 पे सब पे रखा हुआ है तो यहाँ से देखो, इसको एक तरफ अगर लिखें तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस ऐसे ऐसे कहाँ तक En-1 वेक्टर बराबर क्या आएगा, माइनस En वेक्टर आएगा। मतलब अगर आपके पास 1000 चार्ज 1000 वर्टिसेस है और 999 सब पे क्या है, 999 पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक पर नहीं रखा हुआ है, तो जो 999 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह किसी एक के वजह से होगा। तो हम 999 की वजह से क्यों जोड़ें, केवल एक की वजह से क्यों ना निकाल लें। तो भले इन्होंने पूछा है कि n-1 साइड पे और n-1 वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे आंसर बताओ, तो हम लोग जो एक की वजह से आंसर आएगा वही निकाल लेंगे आराम से, है ना। बस डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। देखो जैसे यहाँ वाला चार्ज अगर है, यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है तो बाकी की वजह से किधर की डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, अरे बोलो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे तो खाली है और इन सब का रिजल्टेंट इधर जाने वाला है। मतलब समझ में भी आ रहा होगा कि बाकी सब क्या हो जा रहे होंगे, कैंसिल हो जा रहे होंगे। तो आंसर क्या आएगा, किसी एक की वजह से आएगा, और nth की वजह से भी देखिए तो के क्यू बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर आने वाला है। तो ये स्थिति थी, ये हमने अभी पहले ही पढ़ा है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो सवाल इसमें n-1 पे है वही क्या कर देते हैं, यहाँ पे n-2 को ले लेते हैं। अगर चार्जेस n-2 वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, लेकिन जितने वर्टिसेस पे रखे हुए हैं सब पे कितना रखा हुआ है, q रखा हुआ है, लेकिन n-2 पर ही रखे हुए हैं, n साइड का है। और यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सवाल चेंज कर देते हैं, इस बार जियोमेट्रिकल सेंटर से डिस्टेंस नहीं देते हैं, इस बार थोड़ा सा ये कर देते। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको समझना चाहिए कि कौन सा डिस्टेंस कहाँ से दिया रहता है तो आंसर क्या आना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, इफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज L, अगर रेगुलर पॉलीगन का साइड L हो, मतलब ये साइड L दिया हुआ है और n वर्टिसेज हैं, और किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जियोमेट्रिकल सेंटर पे बताना है, n-2 पर चार्ज नहीं रखा हुआ है, मतलब n-2 वर्टिसेज पे रखा हुआ है, 2 पर नहीं रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि इस पर नहीं रखा हुआ है और इस पर नहीं रखा हुआ है, बाकी सब पे रखा हुआ है। तो बाकी सभी की वजह से जिस पे चार्ज रखा हुआ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अभी एक चीज हम लोग यहाँ से फिर देखें, यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि अगर सभी पर रखा होता, सभी वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ था, तो सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, 1 2 3 ऐसे n रखा होता, तो सभी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती, इस पे 0 आती। अब अगर हम लोग क्या करें, E1 प्लस E2 सबकी वजह से करें और कहाँ तक, En-2 तक देखें, इसके पहले En-2 आएगा ना, En-2 तक देखें तो बराबर क्या होगा, माइनस En-1 प्लस En। मतलब अगर आपके पास 1000 चार्जेज हैं, 1000 वर्टिसेज हैं और 998 पर सभी पे चार्ज रखा हुआ है, तो सबकी वजह से जियोमेट्रिकल सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो वही आंसर आएगा 998 की वजह से, अगर हम लोग सबको रिप्लेस करके किस पे रख दे, खाली 2 पर रख दें, आंसर वही आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबकी वजह से कैलकुलेट नहीं कर करके केवल 2 की वजह से कैलकुलेट करने वाले। चलो देखते हैं इसको, देखो ध्यान से, इस पे अगर चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में आता, लेकिन चूंकि माइनस में है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा।
आपको दिख भी रहा कि इनका रिजल्टेंट जो है इधर की तरफ जाने वाला है। तो यह मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज क्या होता, अगर Q होता तो वही 2 की वजह से जो आंसर आएगा वही सबकी वजह से आएगा। तो कोई भी 2 चार्ज ले लेते हैं, चलो इन दोनों को ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। क्यों नहीं आएगा? तब तो एंगल चाहिए। तो देखते हैं टोटल एंगल कितना है। ये टोटल एंगल तो पाई आने वाला, 2 पाई आने वाला है, लेकिन कितने साइड है? n साइड। तो n साइड पर 2 पाई एंगल, n साइड पर कितना एंगल? 2 पाई एंगल। तो एक साइड पर कितना होगा? 2 पाई बाई n। मतलब अगर हम लोग देखें तो ये एंगल कितना है? 2 पाई बाई n। तो इस हिसाब से ये आधा एंगल जो बनेगा हम लोगों का वह कितना बनेगा? पाई बाई n। और ये आधा जो बनेगा वो कितना बनेगा? पाई बाई n। ये बनने वाला है। अब यहाँ से अगर आपसे देखा जाए तो इसका 2 कंपोनेंट बनेगा। अभी हमने देखा एक इधर जाएगा तो ये e साइन पाई बाई n बनने वाला है, और एक इधर जाएगा तो क्या बनेगा? e कॉस पाई बाई n बनने वाला है। सेम कंडीशन इधर की तरफ, तो ये क्या बनेगा अपना? e साइन आएगा ना, साइन पाई बाई n बनेगा, और इधर जाएगा तो क्या आएगा? ये e कॉस पाई बाई n बनेगा। तो अब इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे जिस पे सवाल पूछा है, तो ओ पॉइंट पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आने वाला है? 2e cos पाई बाई n, 2e cos पाई बाई n। यह और यह ऐड हो जाएगा, बाकी यह कैंसिल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है। हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं और यहाँ तक पहुँचे। जो शुरुआत से समझता जाएगा उसके लिए बोर्ड, जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस तक के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब सवाल एकदम छोटे होने वाले हैं। तो आप शुरुआत से इसको पढ़ते जाइए और इन सब क्वेश्चन को देखिए, आप चुटकियों में लगाएंगे। कोई भी सवाल टफ नहीं होता। जब कभी आपके दिमाग में लगे कि सवाल टफ होता है तो आप इसको देखें, इस वीडियो को देखें, और जैसे इसको देखेंगे तो समझ में आएगा ओहो ये तो सब आसान होता है। जब तक सवाल नहीं आ रहा है तब तक कठिन है, जिस दिन आ गया तो आसान है। और अगर आज हमने प्रैक्टिस किया तो हमारा फ्यूचर 100% करेक्ट रहेगा। मतलब अगर सिलेक्शन पाना है तो बाद में मेहनत नहीं कर करके अभी करें। आज करेंगे तो कल का फ्यूचर बना का बना रहेगा और 100% सिलेक्शन होगा। आज अगर हम लोग अपने वर्क से सेटिस्फाई हैं तो देखो इधर cos पाई बाई n आ गया। अच्छा e की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यह l है तो यह वाला डिस्टेंस कितना होगा? मान लेते हैं x है, मान लेते हैं x है ना। अब इस स्थिति में 2e की वैल्यू कितनी आएगी? k q बाई आर स्क्वायर कॉस पाई बाई n है ना। r की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे r है कि x है? x लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया। x की वैल्यू कितनी आएगी? चलो फिर से देखते हैं, इनकी कहानी करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और 20 से लेके जाए तो ये l/2 बनेगा और यह पाई बाई n बनेगा है ना। तो यहाँ से देखें साइन पाई बाई n की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है ना। तो यह पाई बाई n है तो परपेंडिकुलर l/2 और ये x आएगा। तो साइन पाई बाई n की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर l/2 और हाइपोटेनस कितना हुआ? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से l/2 साइन पाई बाई n रख देते हैं यहाँ से। तो कितना आएगा? 2kq, यहाँ कितना हो गया? l स्क्वायर अपान 4 साइन स्क्वायर पाई स्क्वायर, देखो 4 साइन स्क्वायर पाई बाई n इंटू कॉस पाई बाई n। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखे जाएं तो इधर कितना आएगा? 2kq बाई l स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8, यहाँ पे l स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई n इंटू क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई n है ना। अब वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो रख लीजिए नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए है ना। कॉस पाई बाई n की वैल्यू रखेंगे तो बेस अपन हाइपोटेनस फिर से
कोई ज़रूरत नहीं, आप इसी जगह पे छोड़ दीजिए। तो ये आंसर आया है ना। आज के लिए इतना ही, आप इतना टॉपिक पढ़िए और फिर अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिए, लेकिन यहाँ तक का एकदम क्लियर हो तो आपका 100% जेई एडवांस के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, जेई एडवांस में भी सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे करते जाइए। टॉपिक जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह एडवांस स्टैंडर्ड तक को ही कवर करेंगे, शुरुआत से लेकर के एडवांस तक।